इतने डिसलाइक आए कि हुजूर की नींद उड़ गई है। रात को जब सोते होंगे तो यह मन में बात आती होगी, कौन ऐसा है जो मोबाइल पर यह नहीं देखता कि हमारे वीडियो पर, हमारे पोस्ट पर कितने डिसलाइक आए हैं, कितने लोगों ने पसंद किया है, और कुछ तो देखा ही। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में इस बार इतने डिसलाइक आए हैं कि होश उड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए, और उनके जो प्रमुख नियंता है वह लोग भी परेशान हैं कि आखिर इस मामले में इतना डिसलाइक आया कैसे। दोस्तों, यह 68वां एपिसोड था। 2014 से प्रधानमंत्री जी ने मन की बात शुरुआत किया था, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताया, लेकिन लगातार मीठी गोली लगा लोगों को कि मीठी गोली दे रहे हैं और कुछ काम की बात नहीं हो रही है। मन की बात तो हुई, काम की बात कब होगी। दोस्तों, ऐसे में लोगों का लगातार विश्वास उठता गया और लोगों ने डिसलाइक शुरू कर दिया। अब आपसे हम बताते हैं इस मामले में। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं रहा, कोई टीवी चैनल बेरोजगारी के मामले में बहस नहीं करता। जिन लोगों ने मन की बात को चलाया था उनके चैनल को भी लोगों ने, उस वीडियो को भी लगातार डिसलाइक किया, जैसी जिसकी हैसियत सी सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में डिसलाइक मिले। दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको, एक प्रसंग बताऊंगा, उसके बाद आगे की बात करूंगा। एक तिवारी जी हैं, मास्टर साहब, अभी हैं सेवानिवृत्त हुए, उनको 10-12 साल हो गए होंगे। छोटा बच्चा था, उसको इलाज के लिए गाजीपुर जिला मुख्यालय ले जाना था। घर से 20 किलोमीटर बच्चा कह रहा था कि बाबूजी एक गेंद हमको खरीद दीजिए, एक गेंद। तो उन्होंने घुट्टी पिलाया और कहा कि बेटा जब गाजीपुर चलेंगे तो वहाँ अच्छा गेंद, एक दुकान पर 100 गेंद ऐसे लटकाए हुए मिलेंगे, उसमें से अच्छा खरीदेंगे, ब्रांडेड खरीदेंगे। यह जो इधर हंसराजपुर वाला है, पहतिया वाला है, जंगीपुर वाला है, वो अच्छा नहीं होता। बहरहाल लड़के को लेकर के चले गाजीपुर। लड़के ने पहली चट्टी पर देखा, पापा बाबूजी कहते थे, बाबूजी उधर गेंद है, देखिए वो गेंद है, खरीद दीजिए ना, खरीद दीजिए पापा, खरीद दीजिए। कह रहे नहीं जी, चलो अभी तो गाजीपुर चल रहे हैं, वहाँ अच्छा गेंद खरीदेंगे। रास्ते में जंगीपुर मार्केट आया, फिर गाजीपुर आया, गाजीपुर का रौजा आया, विशेश्वरगंज आया, मिस्र बाजार आया। गेंद उन्होंने नहीं खरीदा, कहा कि जब हॉस्पिटल से निकलेंगे तब खरीद लेंगे। फिर लड़के ने जिद किया कि पापा खरीद दीजिए, कि चलो आगे खरीदेंगे। गाजीपुर शहर ख़त्म हो गया, जंगीपुर बाजार आया, फिर कहा कि अब खरीद दीजिए। तो उन्होंने कहा कि चलो इससे अच्छा तो हमारे स्थानीय मार्केट में ही मिलेगा। लड़के ने कहा, करे सारे अगर ओहू जक ना मिली तो कहाँ खरीदबे। और यही भाषा है उनकी। एक बार मैंने वीडियो किया भी था उनके साथ। बच्चे ने झुंझला करके कहा, जैसा जिस भाषा का प्रयोग होता था गांव में, वैसी ही भाषा का प्रयोग हुआ कि करे सारे ओहू जक ना मिली तब कहाँ खरीदबे। तो तिवारी जी का दिमाग ठीक हो गया मास्टर साहब का। बहरहाल गेंद खरीदा गया, नहीं खरीदा गया, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन लगातार आपने नौकरियों में एक तो वांट नहीं निकाला। अगर वांट निकाला तो अरबों रुपए आपने जमा किया, लाखों लाख बच्चों ने फार्म भरा तो आपने परीक्षा ही नहीं कराया, उसको निरस्त कर दिया। परीक्षा भी कराया तो पेपर आउट हो गया, पेपर आउट नहीं हुआ तो उसका रिजल्ट नहीं निकाला। फिर ऐसी कमियां रखा, जो प्रश्न नहीं आने चाहिए वह प्रश्न आपने उसमें डाला। आपके विशेषज्ञों ने भांग खा करके ऐसा किया था। फिर बच्चे कोर्ट और कचहरी का चक्कर काटते रह गए। 500 रुपया भी एक छात्र के लिए बहुत महत्व का है। एक पेन भी खरीदना होगा छात्र को तो एक बार वह सोचेगा, उसके पास पैसे नहीं होते। छात्र का पिता चाहे जितना भी बड़ा पैसा वाला होगा, लेकिन छात्र तो गरीब होगा। आप सभी को इस बात का एहसास नहीं रहा। लगातार आपने घुट्टी पिलाया। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, अभी भी लटका हुआ है। जिन लोगों ने पेपर आउट किया, जिन लोगों ने एक ही कक्ष से जो टॉपर निकले, किसी पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक ऐसे जो शिक्षा माफिया है वह घूम रहे हैं। दोस्तों, बताते चलें, 7-7 बार उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता कोर्ट में नहीं आया। कोर्ट लगातार डेट डालती रही, लोग जाते रहे, बच्चे जाते रहे, जमीन पर सोते रहे, मच्छर काटते रहे। परीक्षाओं में जिन परीक्षाओं को भी कराया, खाना बदोश जैसी स्थिति कई परीक्षा केंद्रों का हमने वीडियो किया था, चाहे रेलवे की भर्ती हो, एसएससी के तमाम मामले हों, विभिन्न
प्रदेशों में जो आयोग काम कर रहे हैं, जो कमीशन, जो भर्ती के कमीशन हैं, उन लोगों ने इस तरह से परीक्षाएं आयोजित की, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, अन्य प्रांत हो। बहुत घटिया स्थिति थी उनकी। जो पेपर में जो प्रश्न नहीं आने चाहिए वह प्रश्न दिया, कुछ प्रश्न ऐसे आए जिनके उत्तर गलत है। मतलब बेटा किसी तरह से मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट में मामला लटका रहे, ऐसा आपने किया। मुझे आश्चर्य हुआ जब माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरी पारी खेल रहे थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से उनका जुलूस नामांकन से एक दिन पहले निकल रहा था। मैं बड़े अच्छे भाव से गया था लोगों से बातचीत करने, वही था उस दिन। मैंने कहा कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। प्रोफेसर से लेकर के रीडर और बड़े बड़े लोगों के सर पर ऐसा चढ़ा हुआ था भूत कि केवल मोदी 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 लोग कह रहे थे। चलिए, कोई गुरेज नहीं है, भूत चढ़ा हुआ था। अगर नशा है तो नशा होना चाहिए, अच्छे काम का नशा होना चाहिए। मैंने कुछ युवाओं से बात किया जो हमसे बात कर रहे थे। बात करते करते हमने कहा कि बेरोजगारी पर बताएं दोस्तों, वीडियो आप देख लेना। क्या बेरोजगारी और नौकरी पर बात मत करिए, यह राष्ट्र का सवाल है, यह देश का सवाल है, यह हिंदुत्व का सवाल है। बेटा अब क्यों बेरोजगारी कर रहे हो? मैं भी बेरोजगार हूं। अरे जब करोड़ों लोग एक ही साथ मैं भी चौकीदार हूं, जब करोड़ों लोग चौकीदार हो गए, तुम उस दिन ब्राह्मण नहीं थे, उस दिन तुम राजपूत नहीं थे, उस दिन तुम भूमियार नहीं थे, उस दिन तुम चौहान नहीं थे, उस दिन तुम बैकवर्ड नहीं थे, उस दिन तुम अनुसूचित जात के नहीं थे, उस दिन तो तुम चौकीदार हो गए थे। अपने गिरवी को, अपने जमीर को तुमने गिरवी रख दिया था, क्योंकि उस दिन तुम छात्र नहीं थे, उस दिन तुम्हें नौकरी की जरूरत नहीं थी। मैं भी चौकीदार हूँ। चौकीदार हो गए तो बेरोजगार का है को भैया। और जब हमने वीडियो किया था, जब कोरोना के योद्धाओं पर हेलीकॉप्टर और विमानों से फूल बरसाए जा रहे थे, तो हमने कहा भैया मेडिकल की परीक्षाओं में इन्हें आप वेटेज दीजिए, इनके बच्चों को जो कोरोना योद्धा हैं और पैसे उनके पास नहीं है, आप 5 नंबर उनको अधिक वेटेज दीजिए। आप कहिए जो भी कोरोना योद्धा हैं, जो भी चिकित्सीय सेवाओं से जुटे हुए लोग हैं, हम उनके बच्चों की आधी फीस माफ़ कर देंगे। इतने लोगों ने गाली दिया था कि फूल नहीं बरसाएंगे। बेटा गरियाओ बढ़िया से, लेकिन इसका दंड तो भुगतना पड़ेगा। मैं किसी रिएक्शन में नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद कोर्ट ने हस्तक्षेप किया कि इनका वेतन दो, क्योंकि वेतन देने के पैसे आपके पास नहीं थे। 150 ट्रेनों का निजीकरण कर दिया आपने। 50 रेलवे स्टेशन कानपुर और प्रयागराज, नाम बदल दिया गया इलाहाबाद से प्रयागराज, और आपने स्टेशन को गिरवी रख दिया, आपने निजी हाथों को दे दिया। कब शर्म आएगी और कब हमारा भूत उतरेगा? भूत तो उतरना। बताएं दोस्तों, 2500 से अधिक भूतपूर्व सैनिकों ने मेरे पास फ़ोन किया था, जो गेटमैन के पद पर कार्यरत थे। सेवानिवृत्ति के बाद बेचारे किसी तरह से परिवार की जीविका चला रहे थे। उन गेटमैन को नोटिस जारी की गई, उन लोगों ने नोटिस हमारे पास भेजा और 2-4 दिन में उनको निकाल दिया जाएगा नौकरी से बाहर। त्राह लोग कर रहे हैं। क्यों रखा हमको? और रखा तो हमसे काम लो, अगर वहाँ काम नहीं है तो कहीं और काम हम मुस्तैदी से काम करेंगे। हमने सीमा पर काम किया है। बताएं दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में IT और ट्रामा सेंटर मिल करके 1200 सैनिक हैं। उनके वेतन से भी 500 रुपया घूस लिया जाता है। 500 रुपया वैधानिक रूप से लिए जाते हैं। कौन गुहार सुनेगा? वह बेचारे दबी जुबान से कह रहे हैं, सर अगर हमारा नाम आएगा तो हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह निजी कंपनियों को आपने दे दिया, नौकरियों को ठेका पद्धति पर आपने दे दिया। ठेकेदार कौन होगा? ब्रजभूषण दुबे। ब्रजभूषण दुबे से कहेंगे कि हमको 500 टाइपिस्ट चाहिए, क्लर्क चाहिए हमें, तो ब्रजभूषण दुबे कर देंगे आवेदन और फलाना ठिकाना कर देंगे, और हम लेंगे आपसे 25,000 रुपया और उनको देंगे हम 17,000 रुपया, क्योंकि मैं ठेकेदार हूँ। मैं भी ठेकेदार हूँ। मैं रेल का ठेका लूँगा, मैं निजीकरण हमारे हाथों में होगा। और कई जो राष्ट्रीय हवाई पट्टियाँ हैं उनका भी निजीकरण कर दिया गया। अहमदाबाद का कर दिया गया, चौधरी चरण सिंह यहाँ लखनऊ का कर दिया गया। साहब आपने तो बनवाया नहीं, आपने बनवाया ही नहीं, और लगातार आप निजी हाथों में देते रहे हैं। तो भैया घुट्टी पिलाने का अंजाम तो एक दिन ऐसा आएगा ही। अभी भी समय है।
पॉलिटेक्निक कॉलेजों का निजीकरण कर दिया, सब कुछ आपका, जमीन आपका, भवन आपका, वह केवल शिक्षक रखेंगे। शर्म कब आएगी? आपके पास शिक्षक नहीं है, शिक्षक रखेंगे। और वह जो ITI पॉलिटेक्निक में 10,000 में बच्चों का हो जाता था कोर्स, अब 1 लाख से अधिक लगेगा। यह कर रहे हैं। ITI आपने निजीकरण कर दिया, तमाम संस्थानों को निजीकरण, बैंकों का निजीकरण आप लगातार करते जा रहे हैं। तो भैया अच्छी बात, जिनके पास अच्छी जुबान है, अच्छा बोलने का हुनर है, बढ़िया बोल लेंगे, वह तो कुछ दिन तक ऐसे लोगों को भुलवा लेंगे, कुछ दिन तक उल्लू बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे, लेकिन एक न एक दिन तो ज्ञान चक्षु खुलेगा। और आपको क्या पता कि किस तरह से जो निजी विद्यालयों के शिक्षक हैं उनकी रोजी रोटी समाप्त हुई है। दारू की दुकान खुलवा रहे हो, लॉकडाउन में भी दारू की दुकान चली है। और जो कोचिंग पढ़ाने वाले बच्चे हैं वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके कोचिंग नहीं पढ़ा सकते। कैसे चलेगा देश? दारू की दुकान पर भीड़ होगी, चलेगा? दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, लोग मर जाएंगे इलाज के अभाव में। आज तक कोविड का जो टेस्ट करने का है वह पैसे लेकर के ही निजी हॉस्पिटल करेंगे। आपके पास वह सुविधा नहीं हो पाई। कोविड हॉस्पिटलों में किस प्रकार की दिक्कत आ रही है बताने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अच्छे को अच्छा कहना है और बुरे को डट करके बुरा कहना है। मैं इस मामले का द्योतक हूँ, ऐसा ही करना चाहता हूँ। अच्छा को अच्छा कहूँगा और बुरा को बुरा कहूँगा। तमाम बच्चों ने मुझे अनुरोध किया था, इसलिए हमने मन की बात पर यह वीडियो किया। काम की बात कब होगी यह आगे भविष्य पर निर्भर करता है। जिस दिन जाति से ऊपर हो जाओगे, धर्म से ऊपर हो जाओगे, दल से ऊपर हो जाओगे, उस दिन चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री हो, इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं कहेंगे कि नौकरियों की कमी नहीं है, सुयोग्य लोगों की कमी है। आपसे अच्छा सुयोग्य तो कोई था नहीं साहब। आप जैसा कानून का जानकार भी नहीं था, विधि विशेषज्ञ भी नहीं था। 2 मिनिस्टर मर गए कोरोना से, अभी शर्म नहीं आ रही है। आयुष्मान योजना, आयुष्मान, अरे बता दो ना, गाजीपुर में एक सर्जन दिया हो तो बता दो। वहीं के मनोज सिन्हा भी थे, आज उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, और वहीं के अफजाल अंसारी हैं। न सिन्हा साहब को शर्म आई और न ही सांसद अफजाल साहब को शर्म आई, और न ही वहाँ के जो विधायक हैं, सभी दल के विधायकों को कह रहा हूँ, सभी बेशर्मी की पराकाष्ठा पर पहुँच गए। एक सर्जन नहीं है साहब, 40 लाख से अधिक की आबादी और एक सर्जन नहीं। हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाना हो तो बनारस जाना पड़ेगा। अभी भी कह रहे हो कि विकास हुआ है, हम आत्मनिर्भर हुए हैं, हमने चिकित्सीय सेवाओं में उल्लेखनीय योगदान किया है। शर्म आनी चाहिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज पुनः अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को विनम्रता के साथ नमस्कार।